तो आज तक का खास कार्यक्रम मंथन आज तक चल रहा है, जिसमें इस वक्त कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं और उनसे बात कर रही हैं अंजना ओम कश्यप। हम सीधे लिए चलते हैं आपको। आपका परिचय देती है और अगर उसमें गंभीरता हो, उसमें तत्परता हो, उसमें तर्क हो तो उसे स्वीकार भी किया जाता है। पर यह भी मैं मानता हूं कि कभी कभी वो गंभीरता के आधार पे भी हमें अपना परिचय देना चाहिए। आजकल बहुत आसान भी हो चुका है केवल वन लाइनर देने के लिए। पक्ष में या विपक्ष में जब हम लोग बैठते हैं, ठोस कदम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अगर इस देश को हमें आगे बढ़ाना है। तो ये वन लाइनर्स तो आजकल राहुल गांधी माहिर हो गए हैं, सूट बूट की सरकार। पर ये तो असलियत है, ये तो असलियत है। कहते हैं कि अगर आप इस सरकार की नीति को देखो, आप ग्रामीण अंचल में, मैं अभी दौरा करके आया हूं अपने प्रदेश का, वापस मैं परसों जा रहा हूं, जो वास्तविकता आज ग्रामीण अंचल में है किसानों की, जो 65% आबादी है देश की, जहां आज समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, बोनस की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, खाद नहीं मिली लेकिन लाठियां मिली, अब उनकी जमीन हड़पने की एक कावियाद ये सरकार कर रही है। तो आखिर ये सब किस लिए किया जा रहा है? पिछले 10 सालों में यूपीए शासन में कितने किसानों ने आत्महत्या की थी? उस समय में भी किया हो, लेकिन हमने ठोस कदम उठाए थे। उस समय जब आत्महत्या हो रही थी, जब कोई कल्पना नहीं कर रहा था और कह रहे थे कि तो मजाक हो रहा है, 72,000 करोड़ की ऋण माफी योजना आप लेके आए थे, 35,000 करोड़ का रोजगार गारंटी योजना आप लेके आए थे ताकि रोजगार के अवसर आप दे पाएं। और आज ये सरकार क्या कर रही है अंजना जी? ये कह रही है कि जो आत्महत्या कर रहा है वो कायर है। भगवान और सरकार पर भरोसा मत करना, किसान को कहा जा रहा है। मुआवजा के बारे में कहा जा रहा है, भैया अगर एक प्रदेश में दिया तो पूरे देश में देना होगा, नहीं कर पाएंगे। आपने वन लाइनर की बात की, कहा जाता है चुनाव के समय में कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और जब सरकार में आते हैं तो गृह मंत्री ये वक्तव्य देते हैं। अगर संकट के समय में आपके सरकार के खजाने को खोलकर उन लोगों को आप हक प्रदान नहीं करोगे तो फिर शासन में रहने का मतलब क्या है? लेकिन अंदर ही अंदर ईमानदार जवाब इस पर चाहती हूँ। मेरे हर जवाब ईमानदारी हो। राहुल गांधी पर कितना भरोसा हो पाता है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या वो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका चेहरा आप आगे करेंगे और देश की जनता उसमें विश्वास कर पाएगी? कठिनाई यही है अंजना जी, क्योंकि हम लोग राजनीति में उसी लक्ष्य से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है वो लक्ष्य? मुझे चाहिए कुर्सी, मुझे चाहिए लाल बत्ती। राहुल गांधी जी उस फॉर्मूला में फिट नहीं होते। तो लाल बत्ती में तो चलते हैं। नहीं चलते, नहीं चलते। पिछले 13 साल में एक दिन भी नहीं चले लाल बत्ती में। आप मुझे दिखा दो कहीं भी फुटेज, मैं अपना जुबान वापस ले लूंगा। चलिए ठीक। उनकी सोच विचारधारा सीधा है और स्पष्ट है। सेवा भाव और लोगों की आवाज को हम उठाएं, और जहां उन्होंने देखा कि कोई कमी है, उस कमी की भरपाई करने की हर संभव प्रयास उन्होंने की है। भट्टा परसौल गए, नतीजा क्या निकला कि जमीन अधिग्रहण बिल पारित हुई संसद में। जब उन्होंने देखा कि किसानों की स्थिति ये हो चुकी है, जो 200 जिलों तक सीमित थी रोजगार गारंटी योजना, उन्होंने 600 जिलों तक भी ले गए। वे साधारण हैं, पूरी तरह से लोगों के साथ मिलजुलने के लिए उनकी मन में एक आशा अभिलाषा है, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुर्सी के दौड़ में जरूर वे नहीं हैं, लेकिन वे भी जानते हैं देश को अगर हमें आगे ले जाना होगा तो ठोस कदम के आधार पर हमें लेकिन पार्टी को लीड करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव तो जीतने के लिए लड़े जाते हैं। बिल्कुल, जीतने के लिए लड़े जाते हैं। जीतने का अर्थ कुर्सी है, कुर्सी का अर्थ है देश को चलाना। अगर नेपाल के लिए कंडोलेंस मैसेज लिखने के लिए उन्हें मोबाइल देखने की जरूरत पड़ती है, कैसे देश भरोसा करेगा कि आप नीति को? किसने कहा कि उन्हें मोबाइल देखने की जरूरत है? शायद आपने और हमें उनको एसएमएस भेजा होगा। ये तर्क आपने लगा दिया क्योंकि मोबाइल सामने है तो वो मोबाइल ही देख रहे थे, उसको बार बार ऑन कर रहे थे। तो ऑन कर रहे हैं तो आप और हम मोबाइल ऑन नहीं करते क्या? आपका मोबाइल कंडोलेंस मैसेज लिखते लिखते तो क्या हुआ? तो आपका मोबाइल जब ऑन होता है, जब वो लाइट फ्लिकर करती है तो आप ऑन नहीं करती हैं क्या? तो उन पे ऊपर क्यों आप उंगली इल्जाम लगा रहे हो? आपने स्वयं दिल से बोल रहे हैं, बिल्कुल अपने दिल से बोल रहे हैं। आपने लोकसभा में नहीं देखा? लोकसभा में वही मैं पूछना चाहती थी अगला सवाल। बिल्कुल, जो उनके मन की भावना है, आपने क्या उनको देखा? किसी कागज या किसी पर्ची को
हाथ में पकड़ के नहीं, पढ़ते कोई हुए- नई टीम नहीं है जो उनके लिए ये सब कुछ लिख रही है। उनकी जो मन की भावना है, जैसे उदाहरण के तौर पे जब वे पंजाब गए, पंजाब से वापस आए, अगले दिन अडजर्नमेंट मोशन के आधार पे उन्होंने पंजाब के किसानों का मुद्दा उठाया। जो उन्होंने देखा है वही संसद में रखा है। आप लोगों को खुद फर्क दिख रहा है उनमें कुछ पहले से? बहुत फर्क दिख रहा है। क्या जो फर्क उनकी- दिख रहा है? जो उनकी एक ऊर्जा है, पार्टी को, देश को, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करने की एक सोच है, उससे एक नई प्रेरणा हम सबको मिली है। क्या फर्क है? मतलब मैं, क्योंकि आप लोग हमेशा से करीब रहे हैं, क्या फर्क दिख रहा है? जबरदस्त अग्रेसिव हो गए हैं आप? केवल अग्रेसिव नहीं, क्योंकि ये जो अंग्रेजी का शब्द आपने अग्रेसिव इस्तेमाल किया, इसका नेगेटिव कॉनोटेशन भी होती है। जरूर उनमें एक नई ऊर्जा है, एक नई सचेतना है। जनता के केवल बीच नहीं, लेकिन दिन रात मेहनत वे आज कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत सुखद संदेश है, केवल पार्टी के लिए नहीं, लेकिन देश के लिए भी। क्योंकि देश में भी पक्ष रहना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और विपक्ष की आवाज सुनाई भी दे रही है। लेकिन ये जो कांग्रेस के ही अंदर पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, उसमें जो एक टसल हमेशा है, अमरिंदर सिंह वहां अलग बोली बोल रहे हैं, सबको लेकर चलना कितना मुश्किल मैं है? ये बहुत सुन रहा हूँ, ओल्ड क्या है इस्तेमाल किया जाता है, ओल्ड ऑर्डर वर्सेस द यंग ऑर्डर। मैं नहीं समझता कि कोई ओल्डर जनरेशन या यंगर जनरेशन। मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस की हित की बात करेगा ही सही कांग्रेसी होगा। और ये जो आर्ग्यूमेंट रखी जा रही है, एक्स वर्सेस वाई, इनकी सोच वर्सेस उनकी सोच, मैं नहीं समझता ये कोई कांग्रेस के हित में है। अगर आप वाकई में सच्ची में कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, तो हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, आपकी जिम्मेदारी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, किसी और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी हो, उस जिम्मेदारी को आप निभाओ तो कांग्रेस को आप मदद करोगे। ये नहीं कि हम बार बार टिप्पणी करें, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। वो कहते हैं कि सोनिया जी तो हमारी बात सुनती थी, समझती थी, अमरिंदर जी, पर राहुल जी नहीं समझते। मेरी आदत, अंजना जी, आप शायद मुझे जानती नहीं है, लेकिन मैं किसी और की टिप्पणी पर टिप्पणी कभी नहीं करता। 13 साल में कई बार ये प्रश्न मुझे रखे गए हैं कि फलाने ने ये कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर ये परेशानी जगेगी, जिसमें कुछ फील करेंगे कि हमारी लॉयल्टी सोनिया जी की तरफ है और सोनिया जी हमारा ध्यान रखती थी, लेकिन राहुल गांधी सब कुछ बदल देना चाहते हैं, तो वो कैसे हैंडल करेंगे आप लोग? चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बदलाव तो संसार में हर बार आता है, पर मैं समझता हूं कि जो सोच विचारधारा राहुल जी की भी है, सोनिया जी ने भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए 2004 में सरकार हमारी बनी। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में, त्रिमूर्ति के नेतृत्व में 2009 में हमारी सरकार बनी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नई सोच विचारधारा लाए, तो मैं समझता हूं कि वो एक सुखद संदेश है किसी भी संस्था के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आज इंडिया टुडे के कॉन्फ्रेंस में आप बैठी हुई हैं, अब जो लोग यहां बैठते थे पहले, अब वहां बैठे हैं, अब उनको जलन लगेगा तो फिर आप क्या जवाब देंगी? चलते चलते चूंकि सेशन खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन 44 की उम्र और आज आप भी युवा, और हालांकि कांग्रेस पार्टी में युवा की परिभाषा मुझे लगता है 50-55 तक चलती है, लेकिन फिर भी चलते चलते कुछ हेल्थ टिप्स अगर आप देते हुए जाएं तो हमारे दर्शकों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, है ना? कितने लोग चाहते हैं हेल्थ टिप्स? हाथ उठाइए। वो सारे युवा मांग रहे हैं हेल्थ टिप्स आपसे। नहीं, कोई हेल्थ टिप्स मेरे पास नहीं है। मैं तो जैसे मैंने आपसे बाहर भी जिक्र किया कि केवल ये हमें मॉनिटर करना चाहिए, और मैं मॉनिटर करता हूं कि इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है। जितना शरीर को ज़रूरत है और जितना हम लोग एक्सरसाइज कर पाएं, उससे ज़्यादा इनपुट नहीं होना चाहिए, वही मैं कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जम्मू कश्मीर का। ये बात सच है कि एक जिसको एक स्वाभाविक अलायंस नहीं कह सकते हैं, इस प्रकार का एक अलायंस की सरकार हमने जम्मू कश्मीर में गठित किया था। इसके पीछे एक ही सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है, वह है कि जो मैंडेट मिला था, इट वॉज अ वेरी पेक्यूलियर, अ वेरी डिफिकल्ट मैंडेट। उस मैंडेट का सम्मान करने का एक ही तरीका था
कि जम्मू कश्मीर के सरकार में बीजेपी भागीदार रहे। बीजेपी के भागीदारी के बगैर अगर सरकार वहां बनती तो वह उस राज्य का पूर्ण रूप से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं बन सकता था। ऐसी स्थिति में सरकार में रहना बीजेपी का एक मैंडेट को सम्मान करने के लिए एकमात्र विकल्प हमको लगा। तो जो प्रयास चला, उस प्रयास में से अंत में जाकर काफी समय, 3 महीना समय बीतने के बाद पीडीपी और बीजेपी के बीच एक गवर्नेंस को लेकर समझौता बनी। मैं एक विशेष रूप से कह रहा हूं, एक गवर्नेंस अलायंस है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, ये आइडियोलॉजिकल अलायंस तो बिल्कुल नहीं है, पॉलिटिकल अलायंस भी ये नहीं है, क्योंकि हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में स्पष्ट कहा कि पॉलिटिकल मुद्दों पर, मुख्य रूप से धारा 370 हो, अफसपा हो, ऐसे मुद्दों पर हमारे विचार अलग है, ये बात को हमने स्वीकार किया। सो इट इज नॉट इवन ए पॉलिटिकल अलायंस। हमने इसलिए इसका शब्द दिया गवर्नेंस अलायंस है। वह एक विशेष परिस्थिति थी, उसमें 6 साल अच्छी सरकार दे सकते हैं क्या, इस पर हमने प्रयास किया है। मुझे लगता है कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये दौर ऐसा आ गया है जहां विचारधारा छोड़ दी जाए और मैंडेट के जरिए अपने आप को नए तरीके से परिभाषित किया जाए? नहीं, इनफैक्ट आप हमारा सीएमपी देखेंगे तो हमने विचारधारा को बिल्कुल छोड़ा नहीं था। हमने हमारी विचारधारा इन मुद्दों पर अलग है, ये बात को हमने स्पष्ट उजागर किया था। पर फिर भी वहां 2 ही विकल्प थे, या तो वहां अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने, जिससे जम्मू की जनता इतनी बड़ी मैंडेट जो बीजेपी को दी है वो हताश हो, या राष्ट्रपति शासन लगाए। इतना बड़ा मैंडेट और 68% वोटिंग होने के बाद, कभी नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में इतना उत्साह से जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, उसका एक प्रकार का सम्मान करने का प्रयास है। विचारधारा को हमने छोड़ा नहीं है। विचारधारा आड़े आ गई थी तो आप लोगों ने वीपी सिंह को भी छोड़ दिया था। मैं समझा नहीं। जिस समय वीपी सिंह के साथ आप लोग खड़े थे उस समय विचारधारा ही आड़े आई थी, लेकिन छोड़ दिया था। बिल्कुल, जब राष्ट्रहित के प्रश्न पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऐसी स्थिति आती है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो ऐसी कोई भी परिस्थिति उस राज्य में सरकार में रहते हुए उत्पन्न ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसकी पूरी चिंता की जाएगी। और ऐसी एक विपरीत परिस्थिति का निर्माण होती है तो हम हमेशा राष्ट्रहित को ही महत्व देते हैं, सरकार को नहीं। कोई सहमति नहीं हो रही है कश्मीरी पंडितों को लेकर, उन्हें कैसे लौटना है, कहाँ वो लौटें, कहाँ रहें, कोई सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं है, उनके भीतर बहुत सारी शंकाएं हैं। अब ये बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में घोषणा थी उसी के अनुरूप राज्य सरकार जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के विषय में कदम उठा रही है। सीएमपी में हमने कहा सम्मान के साथ और सुरक्षा के साथ उनकी वापसी होगी, पर हमने ये भी कहा कि वापसी किस रूप में हो, इसका निर्णय उनके जो पंडितों के प्रतिनिधियों से वार्ता करने के बाद हम तय करेंगे। उनको वापस जम्मू कश्मीर घाटी में वापस पुनः प्रस्तापित करना, इस विषय में भाजपा का, और मैं कोई पीडीपी का स्पोक्समैन नहीं हूं इसलिए पीडीपी का मैं नहीं कहूंगा, बट पीडीपी के मैनिफेस्टो में भी विषय है कि उनको वापस लाया जाएगा। प्रश्न जिसको आप थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोल रहे हैं वो केवल 2 बातों को लेकर है, उनके लिए एक्सक्लूसिव टाउनशिप करना है या एक कंपोजिट टाउनशिप में वे अधिक संख्या में बसे, ये करना है। इस विषय पर हम पंडितों के लीडर्स से बातचीत करेंगे। बातचीत की प्रक्रिया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर इसी हफ्ते में करने वाले हैं। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा बहस दिल्ली में हो रहा है, इसका वास्तव में बहस होने का स्थान जम्मू कश्मीर है, वहां सही बहस होगा। उनको सेफ्टी और डिग्निटी के साथ पुनः वहां प्रतिष्ठित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम जम्मू कश्मीर से आगे निकले, लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर आज़ादी के तुरंत बाद से एक राय रही है जनसंघ की, एक समझ रही है आरएसएस की। क्या आपको लगता है कि पिछले 60 वर्ष में जम्मू कश्मीर को लेकर देश का नजरिया बदल चुका है? जिन मुद्दों पर हमारा एक वैचारिक पक्ष जम्मू कश्मीर को लेकर रखा है, वो मुद्दे आज भी उतना ही महत्व के हैं, उतना ही राष्ट्रहित के संदर्भ में हमारे लिए, पार्टी के लिए वो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी मुद्दे हैं। उनको कैसे हासिल किया जाए,
इसमें बदलते वक्त हम एक बदली रणनीति को अपना सकते हैं। उसमें मुझे लगता है कि राजनीति में या राजनीतिक जीवन में यह स्वाभाविक बात है, पर कोर कमिटमेंट का जहां तक प्रश्न है, उसमें हमारे पार्टी में किसी प्रकार का कोई संभ्रम नहीं है। आप माहिर माने जाते हैं राम माधव जी संगठन को लेकर, संगठन को मतना, आगे बढ़ाना, और ये काम आपने बाखूबी, क्योंकि आपकी यात्राएं जो विदेश में हुई और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो यात्रा हुई, उन सब के बीच में एक तारतम्य ये निकल कर आता है कि राम माधव निजी तौर पे, व्यक्तिगत तौर पर आरएसएस से जब बीजेपी में कोई शख्स आता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है या वो उस आइडियोलॉजी को विस्तार देता है पॉलिटिकल तौर पे। ये एक सवाल बार बार रहा है हर जहन में, और ये मेरे ख्याल से शुरुआत गोविंदाचार्य जी के जमाने से हमने देखा है। वाजपेयी जी की सरकार थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके भीतर भी आ रहा था, लेकिन फिर वो वापस लौटते हैं, फिर वो एक अंतर्विरोध में फंसते हैं। राम माधव जी खुद को कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक विचारधारा के प्रति कमिटमेंट और जहां तक संगठनात्मक जो संस्कृति की एक प्रशिक्षण हम पाते हैं, संघ में रहकर एक कल्चर हम सब ले लेते हैं, इन दोनों का प्रश्न है। मैं मानता हूं कि हम कहीं भी रहेंगे, आज मैं बीजेपी में हूं, मैं इस क्षेत्र में शायद मुझे लंबा समय काम करना पड़ेगा ऐसा लगता है, या जो भी होगा, मैं अकेला नहीं हूं, जितने लोग संघ से आते हैं उन दोनों में, ये दोनों विषयों में वही प्रतिबद्धता रहेगी। उसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, परिवर्तन नहीं होगा, होनी नहीं चाहिए, नहीं होगा। मैं जब कहता हूं तो अपेक्षा है कि होनी नहीं चाहिए, हम प्रयास करते हैं कि नहीं बदले हम। हाँ, बाकी जब आप राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो तो राजनीतिक क्षेत्र के लिए कुछ आवश्यक क्वालिटीज को आपको एक्वायर करना पड़ेगा। यू हैव टू रन ए पॉलिटिकल पार्टी। अब संघ में मैं बौद्धिक देता हूं तो वहां बोलने का, वहां एक आपके सामने एक कैप्टिव ऑडियंस है उनका, और एक आज तक का इस प्रकार का शो या दूसरी जगह मैं विषय रख रहा हूं, उसको रखने का ढंग में अंतर हो सकता है। तो वो अंतर अगर छोड़ देते हैं, वो एक उस क्षेत्र विशेष के लिए आवश्यक जितना चेंज हमारे अंदर लाने उतना को छोड़ देते हैं, बाकी हमारे अंदर संगठनात्मक जो प्रशिक्षण हमको मिला है, लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, हम जिस दिन कार्यकर्ता से दूर हो जाएंगे इस राजनीतिक क्षेत्र में आते ही, तो हम संघ की संस्कृति को छोड़ दिया ऐसा मानना पड़ता है। तो ऐसे कुछ चीजों को हम कभी ना छोड़े, यही प्रयास होता है, हम सब उसमें लगे रहते हैं। भगवान करे हम उन चीजों से दूर ना हो जाए। तो फिर आप अपने आप को, अगर हम एक सवाल करें कि अब 1 साल पूरे हो रहे हैं, सरकार उपलब्धियां बतला रही है, एक तरह से देश भर में जश्न भी है कि 1 साल सरकार के पूरे हुए, लेकिन उसी 26 तारीख को आरएसएस के एक विंग भारतीय मजदूर संघ स्ट्राइक में जा रहा है। उसे मनाया भी गया, लेकिन उसका कहना है जी नहीं, कुछ मजदूरों को लेकर जो नीतियां हैं सरकार की, हम उसे अनुकूल नहीं मान रहे हैं। खुद को आप कहां खड़ा करते हैं, और ये कहां तक सही है कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भीतर एक असंतोष है और पॉलिटिकल तौर पे आप इसे नहीं देखते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय मजदूर संघ अन्य मजदूर संगठनों के साथ मिलकर सरकार के नीतियों के संदर्भ में अपना राय व्यक्त करने के लिए जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के कल्चर होता है, जैसा पहले भी पूछा कि क्या परिवर्तन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में अगर मैं होता तो मैं दूसरे ढंग से व्यवहार करता। उसमें धरना करना, बंद करना, एक दिन का बंद का काल देना उनके गतिविधि का एक है, उसको हम कोई बहुत बड़ा अपराध के रूप में बिल्कुल नहीं देखते हैं। हाँ, हमने प्रयास किया, क्योंकि जो कंसर्न्स उनके हैं उनको समझकर एड्रेस करने का प्रयास किया। उनका एक डेडलाइन है, 26 से पहले वो सारे इश्यूज पर कुछ स्पष्टता चाहिए। सरकार की अपनी एक गति होती है, उस गति में थोड़ा समय लग सकता है। उनके जितने जायज मुद्दे हैं उन सभी पर सरकार जरूर अवश्य समाधान ढूंढेगी, उनके विचार के अनुरूप समाधान ढूंढने का प्रयास होगा। उस क्षेत्र विशेष में होने के कारण बाकी सबसे मिलकर एक दिन का कार्यक्रम करना चाहेंगे, तो उस अधिकार का भी सम्मान हमको करना है। इसको हम ये नहीं मानते कि वो हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा हमारे विरोधी बन गए, शत्रु बन गए, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में ये अधिकार उनको रहना चाहिए, उस अधिकार का सम्मान हम करेंगे। यानी आप यहाँ पर हैं तो पॉलिटिकल करेक्ट हैं, वो वहाँ पर हैं तो ऑर्गेनाइजेशनली करेक्ट हैं? नहीं, ऑर्गेनाइजेशनली हम इसलिए करेक्ट है क्योंकि हम उनके अधिकार का सम्मान भी करते हैं, ये भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर है। जनता इसको किस रूप में देखना चाहेगी अगर देखे तो? नहीं, बिल्कुल, मैं आपका इस विषय से हम भी चिंतित जरूर होते हैं। जब हमारे अपने संगठन
हमारा सरकार की गतिविधि या नीतियों से असहमति व्यक्त करते हुए कुछ प्रदर्शन करते हैं, तो जनता में जरूर इसका एक कंफ्यूजन कहिए या एक नेगेटिव मैसेज जाने की संभावना है। इस संभावना को मैं इनकार नहीं करता, पर अगर हम बिल्कुल उनके विचारों को नकारते, हम कहते हैं कि आप कुछ भी करो यार, हम सुनने वाले नहीं है, तब मैं मानता हूं हम गलत है। पर आज हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं। हमारे संगठन जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि वो उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संगठन है, दे हैव डन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, डिकेड्स ऑफ हार्ड वर्क इन दोज एरियाज, तो उनके कंसर्न्स को हमको समझना है। सरकार के नाते कितना एड्रेस कर सकते हैं उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। रामादास जी, आपने किताब भी लिखी है चाइना को लेकर। चाइना हाल में प्राइम मिनिस्टर गए, आप खुद उससे पहले गए। इस दौर में आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है। क्या आप मानकर चल रहे हैं कि जो भी एक सोच, लगातार आप आरएसएस के साथ जुड़े रहे और एक सोच इस देश के भीतर चाइना को लेके एक शंका वाली सोच हमेशा से रही है, और पुरानी पीढ़ी के लोगों से पूछिए तो भूले नहीं है, 1962 को भूलते नहीं है, और मेरे ख्याल से कोई नहीं भूला है। क्या वाकई सरकार चेंज लाना चाह रही है या चेंज दिखाना चाह रही है, या दुनिया बदल रही है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत के हिसाब से तय हो रहा है? क्या हो रहा है इस बीच में? जनता में शंकाएं होना, जनता ऐतिहासिक कारणों के चलते आशंकित होना, यह स्वाभाविक बात है। पर सरकारों को प्रैग्मेटिक होना पड़ता है। सरकारों का जिम्मेदारी होता है जीवन भर किसी चीज को लेकर कंप्लेन करते रहना, यह सरकारों का काम नहीं होता है। सरकारों को रास्ता निकालने का प्रयास करना पड़ता है। हाँ, यह बात सच है कि हमारे नेक्स्ट इमीडिएट पड़ोस में चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है वो काफी कठिन रहे। मोस्ट डिफिकल्ट बायलैटरल रिलेशनशिप तो चीन के साथ रहा है, सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट तो पाकिस्तान रहा है हमारा। आज जिस प्रकार का विदेश नीति को आप देश के अंदर देख रहे 10-12 महीने के अंदर, यह विदेश नीति जरूर एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। इस विदेश नीति के अंतर्गत एक तरफ भारत का सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, इन सब की चिंता करते हुए ग्रेटर एंगेजमेंट का भी प्रयास हो रहा है। मैं तो 5 पिलर का हमने आइडेंटिफाई किया था: सम्मान, समृद्धि, सुरक्षा, संवाद इज अबाउट ग्रेटर एंगेजमेंट, एंड 5वां था संस्कृति और सभ्यता के आधार पर दौत्य नीति चलाना। 5 में से जो संवाद वाली प्रक्रिया है उसमें प्रधानमंत्री का विशेष प्रयास होता है, और उस संवाद के अंतर्गत उनके एक प्रधानमंत्री जी का एक नैक भी रहा है कि वो पर्सनली कनेक्ट करते हैं लीडर्स से, या मुख्यमंत्री रहते हो उस समय से उनका एक विशेष गुण रहा है। तो ये पर्सनल कनेक्ट दौत्य नीति में, डिप्लोमेसी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसके कारण देशों के बीच कंफर्ट लेवल्स बढ़ते हैं। आज चीन के संदर्भ में उस प्रकार का अच्छा एक कंफर्ट लेवल डिस्कशंस के लिए है। उस कंफर्ट लेवल के चलते जो पहले एक नीति चलती थी, डेंग ने एक बार प्रपोज किया था राजीव गांधी को कि हम सारे जो डिफिकल्ट इश्यूज है, विवाद के विषय है, उनको फ्रीज कर दें, कन्वीनियंट विषयों पर बात करके आगे बढ़े। उस समय सूट किया वो पॉलिसी। आज जब हम 20 साल बाद एक दूसरे स्थिति में आए हैं, तो डिफिकल्ट इश्यूज, कंटेंशियस इश्यूज लाइक बॉर्डर, वाटर शेयरिंग, ट्रस्ट लेवल्स, इन पर भी खुलकर बात करने की स्थिति में देश की नेताएं पहुंचे हैं और देश के अफसरशाही पहुंची है। यह अच्छी बात है। यह जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने विदेश नीति में हुआ, यह देश के हित में है। क्या यह माना जाए कि जो विदेश नीति को लेकर डिप्लोमेसी का आप सवाल कर रहे हैं, वो देश के भीतर के मुद्दों को लेकर भी सत्ता संभालने के बाद आ जाता है? नहीं, बिल्कुल है। देश के अंदर के सारे मुद्दों को लेकर भी बहुत गंभीरता से, बहुत व्यापक संवाद के माध्यम से